अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स शुरू करेंगे। इस डायनामिक आपने पढ़ा था कि मैकेनिक की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। अब फोर्स क्या है? फोर्स को सबसे पहले हम लोग फोर्स को समझते हैं। फोर्स एक एजेंट है जो किसी भी चीज़ की हालत को चेंज करे। हालतें दो होती है फ़िज़िक्स में, या तो वो चीज़ हालत उसकी रेस्ट की होगी या तो मोशन की होगी। अब हम फोर्स को दोबारा समझते हैं। फोर्स एक कारिंदा है जो किसी भी चीज़ को जो रेस्ट में हो उसको मोशन में ले आए, या अगर वो मोशन में हो तो उसको रेस्ट में ले आए, तो उस कारिंदे का नाम फोर्स है। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा, एक गाड़ी रुकी हुई है, आप पुश कर रहे हो, उसमें गाड़ी को पुश कर रहे हो तो वो मोशन में आ जाएगी। तो आपने इस पुश का नाम क्या है? फोर्स है। या कोई बॉल दूर से आ रही है, मोशन में है, आपने फोर्स लगा के उसको रोका, तो ये फोर्स रोकना, पुल कर रहे हो आप, ये भी एक फोर्स है। तो पुल और पुश भी फोर्सेस है। एक ऐसा नुमाइंदा जो किसी भी चीज़ की हालत को चेंज करे, अगर वो रेस में उसको मोशन में ले आए और अगर वो मोशन में उसको रेस में ले आए, तो उस कारिंदे का नाम फोर्स है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करेंगे। फोर्स न्यूटन के 3 कवानीन है, 3 कानून हैं, 3 लॉज हैं। हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या कहता है? If a body continues its state of rest or uniform motion unless it is acted upon external unbalanced force। एक जिस्म अगर रेस्ट में है तो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो हमेशा के लिए मोशन में रहेगी, जब तक उसको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स से छेड़ा ना जाए। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी रुकी हुई है तो वह हमेशा के लिए रुकेगी। अगर उसकी हालत आपको चेंज करनी है तो आप उसको फोर्स दोगे। और एक चीज़ हरकत में है तो हमेशा के लिए हरकत में है, अगर आपने उसको रोकना है तो आप फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसमें वो चीज़ अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो चीज़ हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। अगर वो मोशन में है, वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हमेशा के लिए मोशन में बरकरार रहने की कोशिश करेगी। अब एक साइंटिफिक रीज़न है वाई पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन bus driver suddenly apply the brakes. The passenger in the bus fall in forward direction because of inertia. Inertia causes the change of state of motion और state of rest. Inertia मुखालफत करती है हालत को चेंज होने की, यानी अगर वो मोशन में है बॉडी, वो हमेशा के लिए मोशन में रहने की कोशिश करेगी, मोशन को चेंज होने में मुखालफत करेगी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो अगर मिसाल के तौर पर एक बस में पैसेंजर मौजूद है, बस चल रही है, उसमें पैसेंजर मौजूद है, वो भी बस के साथ चल रहे हैं। बस ने फ़ौरन ब्रेक लगाया, अचानक ब्रेक लगाया, बस रुक गई, लेकिन पैसेंजर की बॉडी चाह रही कि मैं ना रुकूं, अपोज कर रही है। तो अपोज करने की वजह से वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्या? आगे की तरफ गिर जाते हैं। ये इनर्शिया की वजह से गिरते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इम्पोर्टेंट सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेटमेंट है, पहले इसको समझते हैं। व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब कोई भी फोर्स बॉडी पर लगती है, इट एक्सेलरेट द बॉडी, ये बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है। एक्सेलरेशन का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी में चेंज पैदा करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ एक्सेलरेशन पैदा होती है। दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम ए को इंक्रीज़ कर रहे हैं और ए का ताल्लुक बी के साथ है तो बी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। और इसको हम लिखेंगे कैसे, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी। अगर हम ए को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ए के इंक्रीज़ के साथ बी डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस रिलेशन को इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। तो इसको लिखेंगे ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इन्वर्स प्रोपोर्शन किस तरह लिखा जाता है, 1 अपॉन समथिंग लिखा जाता है। तो अब इसको दोबारा समझते हैं। When force acts on a body, it accelerates the body in the direction of force. This acceleration is directly proportional to the magnitude of force. ये acceleration directly proportional है magnitude of force के, and inversely proportional to the mass of body. अब इसको उर्दू में, बिल्कुल आसान उर्दू में, जब कोई भी फोर्स किसी जिस्म पर लगती है तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है। वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। फ़र्ज़ करो एक फ़ोर्स F है जो किसी बॉडी जिसका वज़न m है उस पर लग रही है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होती है। उस एक्सेलरेशन को A कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अब हम समझते हैं न्यूटन क्या कहता है। न्यूटन कहता है एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगी, अगर फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरे लॉ कहता है एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मैंने आपको बताया था जब इन्वर्स लिखा जाता है तो 1 के नीचे 1 अपॉन में लिखा जाता है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हमें क्या, दोनों तरफ a है तो a को एक मरतबा लिखेंगे f 1 अपॉन m। ये हम लोगों ने कंबाइन कर दिया तो a हमें क्या मिला, a इज़ f अपॉन m। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने से हमें एक कांस्टेंट इक्वल और साथ में एक कांस्टेंट लगेगा f अपॉन m। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 f अपॉन m। f1 ज़ा f और m डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। f इज़ इक्वल टू m है और करके f इज़ इक्वल टू m है। ये फोर्स का फार्मूला भी है, फोर्स इज़ इक्वल टू ma। जब भी f इज़ इक्वल टू ma लिखा जाएगा तो इसको हम कहते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये डिराइव हुआ है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, एंड की जगह बट अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसकी मिसाल, हम लोग ज़मीन पर चलते हैं, हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, पुश करते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है तो हम ज़मीन पर चल पाते हैं। कोई रॉकेट हवा में फायर होता है तो रॉकेट पीछे से एक गैस को खारिज करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एज ए रिज़ल्ट गैस जो ना रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ धकेलती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट द बॉडी ऑफ मास 50 kg अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा जनरेट करते हैं, डेटा बनाते हैं। मास ऑफ द बॉडी इज़ 50 kg,
acceleration is 5 meter per second square. We have to find force. solution पे आते हैं, बहुत ही आसान सवाल है. F is equal to ma. M, the value of m is 50 and a is 5. When we multiply 50 by 5 we get 250 न्यूटन. न्यूटन इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. What is momentum? Right formula, unit and depending factors. Momentum, the product of mass and velocity is called momentum. It is denoted by p. अगर हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंटम मिलता है. मोमेंटम को दूसरे अल्फाज में कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन. द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम. फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वी गेट मोमेंटम. Momentum is denoted by P, mass is by M, velocity is by V. P is equal to mv. यूनिट क्या है मोमेंटम का? तो हम क्या इसको समझते हैं. द यूनिट ऑफ मास इज kg, द यूनिट ऑफ V इज मीटर पर सेकेंड. तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कैन आल्सो बी रिटन एज न्यूटन सेकेंड. डिपेंडिंग फैक्टर्स क्या है? क्योंकि मोमेंटम के फार्मूले में मास और वेलोसिटी इस्तेमाल होता है, तो मास एंड वेलोसिटी आर द डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ मोमेंटम. अगर मास ज़ीरो हो, वेलोसिटी कुछ भी हो, तो मोमेंटम ज़ीरो होगा. मास है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तब भी मोमेंटम ज़ीरो होगा. मोमेंटम के लिए मास का होना और वेलोसिटी का होना इंतहाई ज़रूरी है. अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी ज़ीरो हो तो मोमेंटम भी ज़ीरो होगा. मास ज़्यादा है, वेलोसिटी, मास के बढ़ाने से मोमेंटम भी बढ़ेगा या वेलोसिटी के बढ़ाने से भी मोमेंटम बढ़ता है. शो दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी और एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी. ये इम्तिहान के लिए ये सवाल बहुत अहम है. हम शुरू करते हैं. हमें पता है कि एज वी नो दैट P इज इक्वल टू एम वी. एम चूँकि किसी भी चीज़ का मोमेंटम है तो मास कभी भी चेंज नहीं होगा. उसकी वेलोसिटी कम और ज़्यादा हो सकती है. तो मोमेंटम में तब्दीली, ये डेल्टा, जब भी डेल्टा की साइंस में लिखा होता है तो इसको हम लोग चेंज पढ़ते हैं. चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टेम्परेचर. तो मोमेंटम में जो तब्दीली होगी वो वेलोसिटी की तब्दीली की वजह से मोमेंटम में तब्दीली होगी. तो फिर अगर हम मोमेंटम में तब्दीली करेंगे तो सिर्फ वेलोसिटी के साथ डेल्टा लगाएंगे. वो इसलिए कि मास कभी भी चेंज नहीं होगा. डिवाइड बोथ साइड बाय टी. मोमेंटम को भी टी से डिवाइड कर दिया, इसको भी टी से डिवाइड कर दी. डेल्टा पी अपॉन टी, एम डेल्टा वी अपॉन टी. अब चूँकि डेल्टा वी अपॉन टी चेंज इन वेलोसिटी है, ये ए के बराबर है एक्सीलरेशन की. तो एक्सीलरेशन आ गया. हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था एम ए इज इक्वल टू एफ या एफ इज इक्वल टू एम ए. तो ये हमारे पास इस एम ए की जगह एफ आ गया है. डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू एफ, और अगर हम इस टी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो एफ टी हो जाएगा. अगर हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है तो यहाँ रोक देंगे, और अगर ये वाली प्रूफ करनी है तो हम यहाँ पे रोक देंगे. इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. आज तक के लिए इतना काफ़ी.